दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। परमवीर चक्र सीरीज के 20वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक जिंदा शहीद की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने शरीर पर दुश्मन की 17 गोलियों को झेला, फिर भी अपने कर्तव्य पथ से हटे नहीं और दुश्मन के कई सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव साहब की। मुझे लगा कि सर मेरी आंखें चली गई हैं, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब आंखें खुली देखता हूं ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। 140 करोड़ के देश में 21 परमवीर चक्र हुए हैं, जिनमें से केवल 3 ही ऐसे शूरवीर हैं जो आज भी हमारे नौजवानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें नित्य प्रेरणा दे रहे हैं देश सेवा के लिए। योगेंद्र सिंह साहब उन्हीं 3 शूरवीरों में से एक हैं। इनकी गिनती उन बहादुर वीरों में होती है जिन्होंने कारगिल युद्ध में भारत के गौरव का प्रतीक टाइगर हिल से दुश्मन को खदेड़ने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। अपनी अभूतपूर्व वीरता का परिचय देने के लिए इन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे ही शूरवीरों की वीर गाथा को जानने के लिए आप मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्हें अपने मित्रों से साझा कर इन वीरों को नमन करें। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन। योगेंद्र सिंह का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ। इनकी माता का नाम था श्रीमती संतरा देवी और इनके पिता का नाम है श्री करण सिंह यादव, जो कि भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत रहे हैं और 1965 और 1971 के युद्ध में अपनी सहभागिता दे चुके हैं। वीर सैनिक के यहाँ जन्मे होने के कारण योगेंद्र को वीरता और साहस, दो ऐसे विशेष गुण जो किसी भी सैनिक में होने नितांत आवश्यक हैं, उन्हें बचपन से ही अपने पिता के माध्यम से प्राप्त हो गए। वीरों की युद्ध गाथाओं को सुनते सुनते ही वो बड़े हुए। सेना में जाना इनके जीवन का लक्ष्य बन गया। मात्र 16 साल और 5 महीने की अल्प आयु में सेना की 18 ग्रेनेड्स रेजिमेंट में इन्हें बतौर सिपाही चयनित कर लिया गया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में योगेंद्र उन तमाम चुनौतियों का विस्तार से जिक्र करते हैं जिनका सामना उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान किया। वो कहते हैं ना कि तपने के पश्चात ही सोना कुंदन बनता है। यही कुछ हुआ योगेंद्र सिंह यादव के साथ। यही जीवन का अनुभव ही था जिसने कारगिल युद्ध में उन्हें एक अद्वितीय योद्धा की पहचान दिलवाई। कारगिल युद्ध क्षेत्र में जब वो उतरे तो उनकी शादी को चंद रोज ही हुए थे। आज उनका सुखी परिवार है, जिसमें उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना यादव और उनके 2 पुत्र प्रशांत और विशांत यादव हैं। अब रुक करते हैं युद्ध क्षेत्र की ओर। 2 जुलाई 1999 को इनकी रेजिमेंट को टाइगर हिल पर हमले के लिए रवाना कर दिया गया। 3 जुलाई 1999 की वह रात जब देश की अस्मिता की लड़ाई होने वाली थी, भारतीय सेना एक एक करके सभी इलाके पाकिस्तानी सेना के हाथों से छीनती जा रही थी। टाइगर हिल पर कब्जे के लिए 18 ग्रेनेडियर की घातक प्लाटून के जांबाज सिपाही असंभव को संभव करने के प्रयास में लग गए थे। इसके अलावा अन्य रास्तों से भी दूसरी पलटनों को लगाया गया
जिसमें 8 सिख शामिल थी। कोई भी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती थी। हमें अपनी योजना को और बेहतर बनाने की आवश्यकता थी। 18 ग्रेनेडियर्स के वीर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल ठाकुर साहब के नेतृत्व में यह तय हुआ कि उनकी रेजिमेंट टाइगर हिल पर 2 तरफ से हमला करेगी। घातक प्लाटून के जांबाज कमांडो पहाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से से चढ़ाई करेंगे, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को दिया गया, जिनके साथ थे मात्र 19 वर्ष के सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। बलवान सिंह साहब के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपना खाना उठाने से ज्यादा गोलियां उठाने को महत्व दिया, ताकि अधिक से अधिक दुश्मनों को मारा जा सके। टाइगर हिल के उत्तर पूर्व हिस्से की ओर से हमला करने का निर्णय किसी को भी चौंका सकता था, क्योंकि यहाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी जिसका ग्रेडियंट 90 डिग्री था। पाकिस्तान इस ओर से आक्रमण की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरी पलटन लेफ्टिनेंट सचिन निम्बालकर के नेतृत्व में टाइगर हिल के दक्षिण भाग से चढ़ने वाली थी। आगे जाकर ये दोनों दल एक हो गए और दुश्मन पर धावा बोल दिया। सचिन निम्बालकर साहब ने भी अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया और दुश्मन सेना को गंभीर चुनौती प्रस्तुत की। उस रात वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 0 से 15 डिग्री नीचे तापमान में दुश्मन को खदेड़ना अत्यंत कठिन था, और वो भी तब जब वह ऊपर बैठा हो और हमारे सैनिक नीचे हो। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लड़ना और विजय हासिल करना किसी चमत्कार से कमतर नहीं है, लेकिन जहां हिंद की सेना के वीर जवान खड़े हो जाएं, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। 3 जुलाई की उस रात को मौसम भी हमारा पूरा साथ दे रहा था। बादल छाए हुए थे, अंधेरी रात थी। दुश्मन चाहकर भी दूर से हमें नहीं देख सकता था। दुश्मन भारी तादाद में टाइगर हिल पर तैनात था, क्योंकि वह भी इसकी महत्ता को भली भांति समझ रहा था। टाइगर हिल की विजय में आर्टिलरी ने पुनः अपनी बेहतरीन भूमिका को निभाया। इसके साथ ही वायुसेना के जहाजों ने लेजर बमों का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन की कमर टूट गई। यहाँ बम गिराने का काम 2 जुलाई से ही शुरू हो गया था। 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव पहले ऊपर रस्सी फेंकते, फिर उस पर लटककर उसकी मजबूती सुनिश्चित करते और पहले ऊपर चढ़ते, और फिर बाकी साथियों को एक एक करके ऊपर खींच लेते। चोटी आने से थोड़ा पहले ही बादल अचानक से छट गए और दुश्मन की नजर इनके दल पर पड़ गई। फिर क्या था, गोलियां बरसने लगी। किसी तरह से सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और उनके कुछ साथी ऊपर चोटी पर पहुंच गए। वहां पर भारी गोलाबारी हो रही थी। योगेंद्र सिंह यादव जी को भी कई सारी गोलियां आकर लगी, पर आत्मा अभी भी जीवित थी और जुबान पर भारत माता की जय का उद्घोष था। मात्र 19 वर्ष की आयु में अदम्य साहस और बेखौफ जज्बा ईश्वर की ही देन हो सकता है। आज उनके सामने केवल और केवल एक ही लक्ष्य था, वह था टाइगर हिल पर तिरंगा फहराना। उन्होंने पहले 2 बंकर नष्ट कर दिए, लेकिन दुश्मन उन पर निरंतर गोलियां बरसाता रहा। उन पर ग्रेनेड फेंका गया, जो उनके चेहरे पर जाकर फटा और उन्हें आंख से दिखना बंद हो गया। उनकी बाजू टूटकर लटक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी लटकती बाजू, जो गोलियां लगने से जगह जगह से फट चुकी थी, उसका क्या करें। एक बार तो उनका मन किया कि उसे उखाड़ फेंके। फिर उन्होंने अपनी बेल्ट में उस लटकती बाजू को फंसा लिया और एक हाथ से ही गोलियां चलाने लगे। बचे हुए 7 साथियों में से केवल योगेंद्र ही जीवित बचे थे। जब उन्होंने देखा कि कुछ पाकिस्तानी और आ गए हैं, तो वे लाश बनकर पड़े रहे। पर पाकिस्तानी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जमीन पर पड़े भारतीय सैनिकों में कोई भी जिंदा ना बचा हो। दुश्मन सैनिक आया और अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाने लगा। चंद गोलियां योगेंद्र साहब की टांग में लगी, पर उनके मुंह से उफ तक ना निकली। और फिर एक गोली इनकी छाती पर आकर लगी। वो तो भला हो उस 5 के सिक्के का, जो इनके बटुए में इनकी वर्दी की ऊपर वाली जेब में पड़ा था।
उस सिक्के ने स्वयं गोली छेड़ ली और इस प्रकार से योगेंद्र साहब की जान बच गई। पर यह झटका इतना जोरदार था कि योगेंद्र ने सोचा कि वह तो गए। इतने में वहां से निकलते हुए पाकिस्तानी का पैर इनके पैर से टकराया और उस झंझनाहट से योगेंद्र साहब को यह एहसास हुआ कि वह तो अभी जिंदा है। फिर योगेंद्र जी ने स्वयं से कहा कि इतना कुछ हो जाने पर भी मेरी जान नहीं गई तो अब जाएगी भी नहीं। उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और एक ग्रेनेड सामने खड़े पाकिस्तानी सैनिक की ओर उछाल दिया। वो ग्रेनेड उस पाकिस्तानी की जैकेट में सिर के पीछे हुड में जाकर अटक गया और जब वह उसे निकालने लगा तो वो ग्रेनेड उसके हाथ में ही फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। फिर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन की बंदूक से ही गोली चलाने लगे, कभी एक चट्टान के पीछे तो कभी दूसरी चट्टान के पीछे से। दुश्मन को लगा वापस हमला हो गया है। दुश्मन के खेमे में हाहाकार मच गया। अब तक योगेंद्र साहब ने हिम्मत जुटाकर दुश्मन के हमले की योजना से अपने साथियों को अवगत करवाने का निर्णय लिया, जो उन्होंने वहां लेटे हुए सुन ली थी। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथी दुश्मन के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा दें। उन्होंने हर हाल में इस सूचना से अपने साथियों को अवगत करवाने का निर्णय लिया और स्वयं को बहते हुए एक नाले में धकेल दिया। फिर उस नाले के साथ बहते बहते वे थोड़ा नीचे तक आ गए। एक बार तो उन्हें लगा कि कहीं दुश्मन की जमीन पर तो नहीं आ गए, लेकिन उनकी आशंका निर्मूल साबित हुई जब उन्हें वहां अपने कुछ साथी दिखाई दिए और उन्होंने तुरंत उस हमले की जानकारी उन्हें देकर ना जाने कितने मूल्यवान जानों की हिफाजत सुनिश्चित कर दी। इस समय तक उनके शरीर से बहुत सा रक्त बह चुका था, बेहोशी छा रही थी और आंखों से दिखना लगभग बंद हो चुका था। उन्हें तुरंत बेस कैंप ले जाया गया। 4-5 स्टोव जलाकर गर्मी पैदा की गई और उनको कई सारे कंबल उड़ाए गए। शरीर में थोड़ा गर्मी आने के बाद योगेंद्र साहब ने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल ठाकुर साहब को पूरी गाथा सुनाई और उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी जब आपका अधिकारी साथ में नहीं था, तमाम फैसले स्वयं लेते हुए दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचा देना कोई साधारण वीरता तो नहीं थी। यकीनन यह अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन था। उत्तरी कमांड के एक क्लर्क की गलती की वजह से उन्हें शहीद घोषित कर दिया। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके एक हमनाम और उनके प्रिय मित्र, जिसका नाम भी योगेंद्र सिंह यादव था, को परमवीर चक्र देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन जब तत्कालीन सेना प्रमुख ने उन्हें बताया कि परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाला उनका मित्र नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, तो यकीनन उन्हें संतोष हुआ होगा। उस दिन देश के लिए अदम्य साहस और शौर्य के प्रदर्शन के लिए सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र का सम्मान घोषित कर दिया गया। यह सम्मान पाने वाले योगेंद्र अब तक के सबसे कम आयु के सैनिक बन चुके थे। इससे पहले यह सम्मान 22 वर्षीय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल साहब के नाम था, जिन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस सम्मान से सुशोभित किया गया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट बलवान सिंह जी को महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट सचिन निम्बालकर साहब को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। अब सेना से मानद कैप्टन के पद से रिटायर हो चुके योगेंद्र सिंह यादव साहब से मेरी मुलाकात अक्सर होती ही रहती है। आज तक कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई जिसमें मैं स्वयं को उनसे प्रेरित नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि यह कोई महामानव है जिसका चुनाव स्वयं ईश्वर ने किया था
कारगिल युद्ध में दुश्मन के संहार के लिए। इनके जीवन को दर्शाती ये स्टोरी बुक्स हमने विशेष तौर पर बच्चों के लिए तैयार करवाई है, जिसे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और प्रभात प्रकाशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जिस्म पर 17 गोलियां खाने के बाद भी जिसके दिमाग में एक ही जुनून छाया हुआ था कि किस तरह से दुश्मन को मात दी जा सकती है। जितनी गोलियां उनका शरीर झेल गया वह भी किसी करिश्मे से कम नहीं। ईश्वर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी को लंबी आयु व स्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि वो यूं ही देश की सेवा करते रहे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहे। ऋणी राष्ट्र की ओर से इस शूरवीर को शत शत नमन। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र देश के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। हर काम के अंदर, हर सोच के अंदर अगर हमारा राष्ट्र को सर्वप्रथम रखेंगे तभी हम राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपने कर्मों का जो लक्ष्य है उसको हम बना सकते हैं। क्योंकि विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस तरह के विचार आपके जहन के अंदर होंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा, वैसा ही आपका चरित्र होगा, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। तो हमें, क्योंकि राष्ट्र ऋषियों का, मुनियों का, पराक्रमियों का राष्ट्र रहा है, ये वीरों को वीरांगनाओं का राष्ट्र रहा है, तो उनके खून से जो ये धरती इतनी पावन है, इस पावन मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो हम सबका एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र को सशक्त बनाए, समृद्ध बनाए, स्वस्थ बनाए, स्वच्छ बनाए। तो मेरा आप सबसे यही अपील कि राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम कीजिए और इस राष्ट्र को उन्हीं बुलंदियों की ऊंचाइयों पर लेके जाइए जहां हम पहले सोने की चिड़िया कहा करते थे, सोने की चिड़िया के रक्षक। युवाओं से मुझे एक और चीज करनी है कि देखिए, जिस राष्ट्र को बनाने में, इसको रक्षित और सुरक्षित कर, हमारे बहुत सारे सैनिकों ने, युवाओं ने, देशवासियों ने बलिदान दिया है। उनके परिवारों का सम्मान करिए, उन वीर वीरांगनाओं को सम्मानित करें। अगर हम इस चीज की सोच रखेंगे तो हम इस राष्ट्र को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं और एक बहुत बड़ा एक सकारात्मक संदेश भी इस राष्ट्र के प्रति आएगा। मैं आपको बताना चाहता कि हम ये भारत का नक्शा जो ना लकीरों से, रेखाओं से अंकित देखते हैं, ये पेंसिल की लकीरें नहीं है, ये वीरों की लकीरें हैं। अपने खून से इन्होंने सुने कहा है कि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। जय हिंद, जय भारत।